हाय गाइस। आज मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाई डू सब सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब इन मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला तो हमारा एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरी चीज़ है हमारे पास थर्मल एनर्जी। अब इन दोनों चीज़ों का लेना देना क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स होती है जो दो अभी मॉलिक्यूल है सपोज, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो उनको एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखेगी, एक दूसरे में क्लोजली पैक करके रखेगी, तो उसे ही हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कैसे? अभी मेरे पास एक H2O का एटम है, सपोज मेरे पास एक H2O एटम है, दूसरा H2O एटम है। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये तो यही हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास एक ही H2O का मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब एक बीकर में मैं एक H2O का मॉलिक्यूल थोड़ी रखूँ, हमारे पास तो टोटल वाटर होता है ना ऊपर तक, तो इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं। तो उस चीज़ को क्लोज एक तरह से इंटैक्ट कौन रख रहा है, वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल है, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ये आपस में कंबाइन होकर जुड़े रहते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो अगर मान लिया अभी हम इसमें सॉलिड का कंपैरिजन देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। जब हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा पहले इनिशियली, तो हमें पता था कि अगर एक बीकर बना दिया मैंने, ये सॉलिड है सपोज, इसमें लिक्विड है और ये गैस है, तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, लिक्विड के थोड़े थोड़े पास पास और सॉलिड के एकदम क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो ये क्लोजली पैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि, और इसमें थोड़े से दूर दूर क्यों है? क्योंकि थोड़ी तो है, मतलब लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी ज़्यादा है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसे पूरी तरह से वो करे, तो इसीलिए ये हमारे लिक्विड जो है फ्लूइड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है हमारे पास गैस। गैस में क्या है, बहुत ही वीक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करूँगा, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में से, और गैस में सबसे कम। यहाँ पे होती है मैक्स और यहाँ पे होती है हमारी मिनिमम। ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, खत्म। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का क्या फंडा है? थर्मल से तो नाम से ही पता चल जाता है थर्मल का मीनिंग क्या है, कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं। अभी इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ, वो क्या है, अगर मेरे पास एक बीकर है सपोज, या मैंने एक डिश ली है, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सपोज इतना पानी है और हम इसे हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब इसे हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल मतलब हीट। इसे गैस के नीचे रख दिया यार, तो पानी उबलना शुरू करेगा ना, तो उबलेगा क्यों? तो अभी इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, ये मॉलिक्यूल जब इन्हें हीट मिलेगी तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और ये बाहर की तरफ या इधर उधर की तरफ मूवअप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें पानी उबलते नजर आता है। थर्मल एनर्जी क्या करती है, किसी भी कंस्टिट्यूट के, अगर मान लिया एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और मैं इसे हीट देता हूँ, तो ये इस पर एनर्जी जाएगी, हीट एनर्जी, इस पर हीट एनर्जी की, तो फिर ये क्या करेगा, ये एक्साइटेड होके इधर उधर मूव करना शुरू कर देगा। तो अभी थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कैसे रिलेटेड है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है, चीज़ों को पास में लेके आती है, उसका काम है चीज़ों को जोड़ के रखना। और थर्मल एनर्जी हमारा क्या है, चीज़ों को दूर दूर भगाना। ठीक है, ओके। तो एक ऐसा फ्रेंड जो सबको परेशान करते घूमता है, भगाते फिरता है, ठीक है, वो हो गया हमारी थर्मल एनर्जी। और एक फ्रेंड ऐसा होता है जो पूरे ग्रुप को जोड़ कर रखता है। ठीक है, हर एक ग्रुप में दो चार, एक ग्रुप होगा फ्रेंड का, उसमें एक बंदा ऐसा होता है, जब मान ले दो फ्रेंड आपस में लड़ जाए तो उन्हें जुड़ाता है, वो हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एक फ्रेंड ऐसा होता है जो जितनी आग लगी उससे और ज़्यादा आग लगाएगा, समझ में आया ना? तो यही चीज़ है। तो अभी कोई भी चीज़ का सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करना इन चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस लगाओ। अभी कॉमन सेंस लगाने का मतलब क्या है, अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इंटर मॉलिकुलर फोर्स, ठीक है, ज़्यादा हुई थर्मल एनर्जी से, तो क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या होगा, ये एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ठीक है,
ऐसे, अगर मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। और अगर मेरे पास थर्मल, दूसरा केस ले लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, इसको मैं हटाता हूँ, इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो भी चीज़ें पास में थी, सपोज़ ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल पास में थे, तो ये दूर की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होगा, अगर मान लिया मेरे पास लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी वहाँ पे लो होगी बहुत, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है ना ये। अभी जो फ्रिज में हमारे पास आइस जो जमती है वो कैसे जमती है, हम क्या कर रहे हैं, उसे टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं वाटर का, ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी थर्मल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारी, उनकी जो हीट थी वो कम हो गई। तो हीट एंड थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो सारे के सारे एक तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स तो उतनी की उतनी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फाइनल, ये और ये और ये मिलके कैसा बना लेंगे, कुछ ऐसे आके चिपक के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा आइस बन गया। पहले हमारा ये लिक्विड था, समझ में आया ना। तो जब भी हमारे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है, थर्मल एनर्जी, तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अभी अभी मान के चलो कि हमने उस आइस को बाहर निकाल के रख दिया फ्रिज से, तो क्या होगा, वो किसी एक बर्तन में रखा हुआ है, सपोज कंटेनर में, यहाँ पे आइस क्यूब था। अभी यहाँ पे क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री, पहले था 0 डिग्री, तो अभी ये यहाँ पे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है ना, इसे हीट मिल रही है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरी आइस मेल्ट होकर यहाँ हो जाएगी, ठीक है। इसके केस में क्या हुआ कि IMF इस टाइम पे कम हो गया थर्मल एनर्जी से, इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और थर्ड केस सिनारियो हमारे पास क्या है, जो वाटर था बोल में, हमने इसे और हीट दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगी थर्मल एनर्जी से, यानी कि थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत कम हो गई। तो उस टाइम पे वाटर क्या होता है, इवेपोरेट करना शुरू होता है, और ये क्या है, गैस है। तो समझ में आया कि ये दो चीज़ पे ही डिपेंड करता है किसी भी मैटर की स्टेट पे एग्जिस्ट करना, कि क्यों कोई चीज़ सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी, कोई चीज़ लिक्विड में एग्जिस्ट करेगी, और कोई चीज़ गैस में एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुई थर्मल एनर्जी तो सॉलिड में होगा, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स से थोड़ी सी कम हुई और थर्मल एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो वो लिक्विड में होगा। और मान लिया इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिल्कुल कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपली गैस में होगा, ठीक है। बस इतना ही था, थैंक यू।